नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस पाठशाला में आज सबकी क्लास लगेगी और पाठशाला के एक एक चैप्टर में एक एक जानकारी हम लोग आपको देने वाले हैं। पाठशाला में बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की, साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ की भी। तो सबसे पहले आपको संक्षेप में बताते हैं कि आज पाठशाला में क्या क्या होने वाला है। पाठशाला में आज योगी अखिलेश की रेस में तीसरा कौन आ चुका है, आज आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में हाथी की सीधी या फिर टेढ़ी चाल होने वाली। पाठशाला में बताएंगे आपको कि अखिलेश का खेल कैसे बिगाड़ देने वाली है मायावती, और आपको बताएंगे कि आपको दिल और आपके दिमाग को मजबूत करने वाली क्लास में क्या खास है। आपको बताएंगे कि क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों के लिए जरूरी क्लास क्या होने वाली है और क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है। और साथ ही साथ पाठशाला में बात होगी कि 5G से जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तो शुरू करते हैं पाठशाला, और सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास की बात करते हैं। आज से ठीक 8वें दिन उत्तर प्रदेश में चुनावी इम्तिहान के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा यानी कि पहले चरण की वोटिंग। उत्तर प्रदेश में अब तक जो लड़ाई दिखाई दे रही है उसमें एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें टक्कर देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिखाई पड़ रहे हैं। अब तक जो मुकाबला था वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव दिखाई पड़ रहा था, यानी बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी दिखाई चल रहा था। लोग यही मानकर चल रहे थे कि असली टक्कर इन्हीं दोनों के बीच है, लेकिन दोनों टक्कर के बीच में क्या कोई तीसरा भी है? क्या वाकई ऐसा ही है जो दिख रहा है सब कुछ वैसा है, या कोई और भी है जो पर्दे के पीछे से अपनी चाल को चलने में लगा हुआ है? वो एंट्री किसकी है ये भी आपको बताएंगे। मायावती की, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, चुनाव में अब तक कहीं चर्चा ही नहीं। मायावती अब तक क्या कर रही थी? अब वो चुनावी मैदान में आई हैं तो किस बूते आई हैं, और कौन सी वो पार्टी है जिसको कि सबसे ज्यादा टक्कर मायावती दे सकती हैं, ये एक एक करके आपको बताएंगे। मायावती अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की। अब सवाल ये कि क्या मायावती उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक साइलेंट स्ट्राइक करने वाली, क्योंकि एक ऐसे दौर में जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में लगा हुआ है, बीजेपी की तरफ से हर बड़ा चेहरा, तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश में बार बार आ रहे हैं वोटरों का विश्वास जीतने के लिए। उस पूरे वक्त में मायावती हर जगह से गायब रही थी, लेकिन अब अचानक उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में मायावती ने अपनी चुनावी ताल ठोक दी है, अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। पहले की वोटिंग से ठीक 8 दिन पहले मायावती यहां दलित वोट बैंक साधने के लिए पहुंची। मायावती का नारा है, बीएसपी का नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जनसभा में मायावती ने समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस और बीजेपी तक को सबके खिलाफ हमला बोला और खुद को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बताया। मायावती की जनसभा से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई जो कि जरूरी है आपके लिए। जनसभा के दौरान मायावती के मंच पर जो पोडियम लगाया गया, आप देखिए तस्वीर, उस पर बीएसपी यानी कि उनकी पार्टी का नाम 3 भाषाओं में लिखा था, अंग्रेजी में, हिंदी में और फिर उर्दू में। समझदार को इशारा काफी कि उर्दू में पार्टी का नाम लिखने के पीछे मायावती का टारगेट क्या है, मायावती किसको साधना चाह रही है। उत्तर प्रदेश की चुनाव की सुर्खियों से मायावती अभी तक दूर रही थी। कभी मेगा रैलियों की महारथी रहने वाली मायावती ने कोई बड़ी रैली नहीं की। 2007 में जब सरकार बनी उससे पहले सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला इजाद करने वाली मायावती चुनावी रसाकशी से अब तक दूर थी और उनका सोशल मीडिया प्रचार तक बहुत एक्टिव नहीं दिखाई पड़ा था। मायावती के मुकाबले योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, जयंत सिन्हा लगातार प्रचार कर रहे हैं। वोटर्स के मन में सवाल यही था कि मायावती आखिरकार कहां है। आज आगरा की रैली में मायावती ने इस राज को फाश किया और बताया कि वो कहां थी और क्या कर रही थी। 1 वर्ष के दौरान मैंने यहाँ पार्टी को फिर से पोलिंग बूथ स्तर तक कैडर के आधार पर यहाँ सही से खड़ा किया तथा सर्व समाज के काफी नए लोगों को भी तैयार किया है। इसके साथ ही पोलिंग बूथों की कमेटियों के बनने के बाद फिर मैंने अपने ज्यादातर निवास स्थान पर ही उनकी समीक्षा बैठकें भी की है।
और ये कार्य खत्म होने के बाद फिर मैंने इस बार उम्मीदवारों का चयन करने के मामले में भी विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि इस मामले में पिछले चुनाव में हमारी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने, जो अधिकांश अब दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, उन्होंने काफी विश्वासघात किया है। तो अभी तक चुनाव प्रचार से दूर रही मायावती अब आगाज कर चुकी है, लेकिन आगाज के लिए आगरा को ही क्यों चुना गया, उसकी कुछ समीकरणें हैं, ये आपको समझाते हैं कि आगरा से आगाज करने के पीछे क्या मैसेजिंग है और कौन से वर्ग को मायावती ने साधने की कोशिश की है, आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। आगरा जिले की बात की जाए, आपको एक एक करके हम बता देते हैं कि आगरा अगर जिले की बात की जाए तो आगरा जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। अब इन विधानसभा सीटों का अभी तक का गणित कितना रहा है, यह भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात 2007 की, जहां की सोशल इंजीनियरिंग बहुत प्रसिद्ध हुई थी और मायावती की जीत का फॉर्मूला जिसको माना गया था। साल 2007 में ये जो 9 सीटें हैं, 9 में से 6 सीटें बीएसपी को हासिल हुई थी, ये आप देखिएगा। उसके बाद आता है मायावती जब सरकार बनी, उसके बाद अगला चुनाव आता है साल 2012 का। चुनाव नहीं जीती, अखिलेश की सरकार बनी, लेकिन उनका जादू भली ना चला हो, उसके बावजूद इन 9 में से 6 सीटें बीएसपी के पास आई, यानी कि आंकड़ा जो है वो नहीं गिरा आगरा के अंदर। अगला चुनाव आता है 2017 का चुनाव। उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित जीत के साथ बीजेपी की सरकार बनी। ये 9 की 9 सीटें, यानी कि 9 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन एक बात जो आपको समझनी जरूरी है, इन 9 में से 7 सीटों पर बीएसपी नंबर 2 पर रही। यह आंकड़ा बहुत जरूरी है आपको यह जानना कि उस अप्रत्याशित लहर में 9 की 9 सीटें बीजेपी की थी, लेकिन 7 सीटों में बीएसपी सीधी लड़ाई में थी। आम भाषा में आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है। यहां 21% दलित हैं। यहां की मशहूर फुटवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाले भी ज्यादातर लोग दलित समुदाय के हैं। दलितों में भी जाटव हैं, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। अब आपको और बताते हैं, जो बीएसपी कोर वोटर है। अब इसके अलावा कुछ और बातें बताते हैं। मायावती की अगर चुनावी पारी की बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो मायावती जो हैं वो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 4 बार सीएम बन चुके हैं मायावती। इसीलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या मायावती को ऐसे ही आंकना क्या सही है, क्योंकि दलित वोटों का सबसे बड़ा योगदान रहा है मायावती को कुर्सी तक पहुंचाने में। उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिक्स है उसमें भी दलित वोट किंग मेकर हैं। उसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में जो दलित आबादी है, आपके लिए आंकड़े जाना जरूरी है ताकि आप खुद अंदाजा लगाएं कि आखिरकार क्या होना है। आधी जो दलित आबादी है वो लगभग 21% के आसपास है उत्तर प्रदेश में। इनमें अकेले जाटव समुदाय के जो हैं, जो कि बीएसपी कोर वोटर बैंक है, इसमें भी जो 50% लोग हैं वो जाटव समुदाय से आते हैं, जो कि बीएसपी का कोर वोट बैंक, जाटव समुदाय। यूपी में जो कुल आबादी है जाटव समुदाय, उसका लगभग 11.7% है। ये देखिए, ये जाटव समुदाय की ताकत है कि 21% दलित आबादी में से 50% जाटव और कुल आबादी में से 11.7% जाटव आते हैं। समुदाय की 3.3% कोरी, वाल्मीकि की 3.15% की जनसंख्या है। धानुक की बात कीजिए, गोंड की बात कीजिए, खटीक की बात कीजिए, इन तीनों को मिलाकर के 1.05% की आबादी है और 1.55 जो प्रतिशत हैं वो अन्य दलित जाति। जिस जाटव समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, मायावती खुद भी उसी जाति से आती और ये कहा जाता है कि जाटव कभी भी बीएसपी से दूर नहीं जाता और इसे मायावती का कोर कैडर कहा जाता है, जो कभी बीएसपी से दूर नहीं है। मायावती को 4 बार सीएम के सिंहासन तक पहुंचाने में दलित वोट बैंक ने काफी अहम भूमिका निभाई। अब आपको दिखाते हैं कि 2007 से लेकर के 2019 के लोकसभा चुनाव तक बीएसपी कितनी सीटें और कितना वोट प्रतिशत हासिल करती रही। जिस वक्त मायावती सीएम बनी तो उस वक्त पार्टी का वोट प्रतिशत कितना था और सत्ता से बाहर होने के बाद भी बीएसपी कितना वोट प्रतिशत हासिल करती रही, यह आपको जरा आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 206 सीटें मिली थीं और पार्टी का वोट प्रतिशत था 30.43%। अगला विधानसभा चुनाव आया साल 2012, बीएसपी ने 80 सीटें जीती। सीटें कम हुई
लेकिन वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं गिरा। वोट प्रतिशत रहा 25.9%, करीब 26%। साल 2014 का लोकसभा चुनाव आया, बीएसपी को झटका लगा, एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। बावजूद इसके लगभग 20% बीएसपी का वोट बैंक रहा। साल 2017 का विधानसभा चुनाव आया, मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन किया, बीएसपी ने 19 सीटें जीती, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा और 22.2% तक पहुंचा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आंकड़ा 10 और 19.43 का रहा। कुल देखा जाए तो 2007 के बाद भले ही बीएसपी की सीटें लगातार घटती गई हों, वोट प्रतिशत घटा, लेकिन उस हिसाब से नीचे नहीं गया जैसा उतार चढ़ाव सीटों में देखने को मिला। यानी ये नतीजे बताते हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि बीएसपी का जो काडर है दलित, उस वोट बैंक ने बीएसपी का साथ नहीं छोड़ा। सत्ता का जो खेल है वो सीटों से तय होता है, बात बिल्कुल साफ है। इस मामले में मायावती का ग्राफ लगातार गिरा, इसलिए हम ये भी कहते हैं कि मायावती के लिए चुनाव करो या मरो का है, क्योंकि चुनावी जानकारी मान रहे हैं कि अगर मायावती इस बार कुछ बेहतर करने में कामयाब नहीं हो पाई तो उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति से अनौपचारिक संन्यास भी समझ लेना चाहिए, जैसा कि ठीक कांग्रेस का हाल है कि 89 के बाद से कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को लगातार सहेजने समेटने की कोशिश कर रही है, लेकिन रिवाइवल कितना हो पाया ये आप लोग बेहतर जानते हैं, दर्शक बेहतर जानते हैं। किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक लैंडमार्क रहा। किसान आंदोलन के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत पश्चिम उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द घूम रही। बीजेपी, सपा, आरएलडी से लेकर के बीएसपी, हर कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना जोर दिखाने में जुटा है, लेकिन वहां भी बीएसपी कैसे समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन का खेल बिगाड़कर गेम चेंजर बन सकती है, ये जरा उसका समीकरण आपको समझा देते हैं। पहले 2 चरणों में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 113 सीटों पर वोटिंग होनी। इनमें सपा, आरएलडी गठबंधन और कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला, लेकिन बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा और मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। सपा रालोद ने 32 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो बीएसपी ने 39 और कांग्रेस ने 28 मुस्लिम वोट टिकट दिए। इसके साथ ही मेरठ दक्षिण, अलीगढ़, नजीबाबाद, कांठ, ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद ग्रामीण की कुछ ऐसी सीटें जहां तीनों पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में, यानी बीएसपी ने यहां भी मुस्लिम वोट बैंक में अपनी सेंध लगा दी और सपा, आरएलडी के साथ साथ कांग्रेस का वोट काटने की संभावनाएं बना सकती है बीएसपी। 2017 में बीएसपी को कुल मुस्लिमों का 19% वोट मिला था, जो कि बड़ा प्रतिशत है, सीट भले ही बहुत कम रही हूं। और इसी 19% वोट के बदौलत ही कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम और दलित वोट मायावती को मिलता है तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों का खेल बिगड़ सकता है। अगर कोई नेता किसी सरकार में मंत्री या विधायक रहे तो उसके समर्थकों की एक अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, बड़ी तादाद हो जाती है, और जब वो किसी दूसरी पार्टी में बदलता है तो कई दफा अपने साथ उस समर्थक का पूरा जो वोट बैंक है उसको ले जाने की हैसियत रखता है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बीएसपी ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया। कैसे किया ये समझिए जरा। आर ए उस्मानी समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, अब निघासन विधानसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार। सपा सरकार में मंत्री रहे तो माना जा सकता है कि इनके समर्थकों की ठीक ठाक तादाद रही होगी। मूलचंद चौहान भी समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे और अब मूलचंद चौहान धामपुर से बीएसपी के टिकट पर मैदान में। इसके साथ ही कुलदीप गुप्ता, जो कि पहले सपा के विधायक थे, अब इटावा से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। हाजी रिजवान पहले अखिलेश के विधायक थे और अब कुंदरकी से बीएसपी के प्रत्याशी। रुचि वीरा समाजवादी पार्टी से विधायक रही हैं और अब बिजनौर सदन से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। अजय यादव का नाम, अजय यादव पाला बदलकर एटा सदर से बीएसपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के जितने मंत्रियों और विधायक को तोड़ा, वो अपने साथ साथ समर्थकों के साथ वापस यहां पर आए और साथ ही साथ बीएसपी के साथ आए, और ऐसा करके भी बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में बिना किसी शोर शराबे के सेंध लगा दी। इस बारे में कोई दो राय नहीं। हमने उत्तर प्रदेश में मायावती फैक्टर को लेकर के क्विक सर्वे किया। टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के साथ मिलकर के सर्वे किया गया। दर्शकों से पूछा क्या क्या सवाल थे, बता देते हैं आपको। सवाल यह कि उत्तर प्रदेश में मायावती गेम चेंजर क्या बन सकती हैं। यह सवाल आप देखिए, यह सवाल साफ है कि उत्तर प्रदेश में मायावती क्या गेम चेंजर बन सकती हैं। लोगों से राय ली, राय आपके सामने है। लगभग 15.01% लोग ये मानते हैं कि वो इस बात से सहमत हैं कि मायावती गेम चेंजर बन सकती हैं।
40.37% ऐसे हैं जो कह नहीं सकते इस मामले में, इंडिसाइसिव हैं, लेकिन असहमत होने वाले 38.62% हैं। यानी मान के चलिए लगभग 52% से ज्यादा लोग ऐसे हैं, 58% के आसपास, जो कि ये मानकर चल रहे हैं कि मायावती गेम चेंजर हो सकती है। इसमें सहमत और कह नहीं सकते को अगर आप पॉजिटिव मान के चलें तो मायावती एक अपने आप में मजबूत दावेदारी अपनी ठोकती हैं। इसके अलावा जो अगला सवाल था, अगला सवाल यह रहा कि मायावती क्या फिर से मुख्यमंत्री बन सकती हैं? 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, क्या दोबारा मायावती मुख्यमंत्री बन सकती हैं? उसमें 82.56% लोग तो मानते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन आज की तारीख में भी 17.5% लगभग लोग ऐसा मान रहे हैं कि मायावती दोबारा मुख्यमंत्री बन सकती हैं, वो भी उस हालात में जो कि अभी तक मायावती चुनावी प्रचार से कोसों दूर रही थी आज से पहले तक। तीसरा सवाल यह कि मायावती के कैंपेन में आने से किसको नुकसान है? यह सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अभी तक जो जंग समझी जा रही थी वो सिर्फ 2 चेहरों के बीच थी, लेकिन मायावती अगर आती हैं तो 12.46% लोग ये मानते हैं कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। 33.32% लोग ये मानते हैं कि मायावती की मौजूदगी दर्ज कराना किसी के लिए और के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगी, वो तकरीबन नगण्य है। लेकिन 54.2% लोग ये मानते हैं कि अखिलेश यादव को, यानी अखिलेश और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है, अखिलेश यादव को मायावती का आने से बड़ा नुकसान हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, ये आंकड़े भी आपको बताएं। अगला सवाल जो अपने दर्शकों से पूछा, लोगों से पूछा कि क्या मायावती का समर्थक चुपचाप वोटिंग करता है, यानी साइलेंट वोटर है, जिस साइलेंट स्ट्राइक की बात हम लोग कर रहे थे उसी को लेकर सवाल पूछा। 46.6% लोग मानते हैं कि मायावती का जो समर्थक है वो चुपचाप वोटिंग करता है, वो बहुत शोर शराबे में नहीं पड़ता है। 23.3% लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है, जबकि 30% लोग इस मामले में कह रहे हैं कि ऐसा कह नहीं सकते कि साइलेंट वोटर वो है नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी देखिए 40.6%, लगभग 47% लोग ये मान रहे हैं कि मायावती का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, बिना किसी शोर शराबे के मायावती के लिए वोटिंग करता है। अब आपको ये तमाम चीजें बताते बताते कुछ और चीजें बता देते हैं। ये लाइनें आपने जरूर सुनी होंगी कि मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने ना कोई। इस बारे में हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले ये एक एक करके आपको ग्राफिक हम समझा रहे हैं। जो गेम चेंजर की बात की गई मायावती की, कि मायावती का गेम चेंजर है, 15% लोग आज की तारीख में भी ये मान रहे हैं। और पाठशाला में बात करते हैं हेल्थ की क्लास की। जो लाइन अभी कुछ वक्त पहले दोहराई हमने, उनको फिर दोहरा देते हैं। आपने जरूर सुनी होगी कि मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने को। ये बात सच है कि ऊपरी चोट दिख जाती है, लेकिन दिल और दिमाग की चोट दिखती नहीं। लेकिन इस बजट में सरकार ने इस चोट की अनदेखी नहीं की। मोदी सरकार ने इंसान के अंदर छिपे हुए अदृश्य दुश्मन को पहचाना। इस बजट के सहारे ये बात तय भी की गई। बजट में नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का ऐलान किया गया। ये प्रोग्राम क्या है, इसका असर क्या है, पाठशाला की इस कक्षा में आपको एक एक करके हम ये बताएंगे, क्योंकि जरूरी है आपके लिए जानना। बजट में मेंटल हेल्थ की समस्या को न सिर्फ गंभीरता से समझा गया, बल्कि मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के इलाज की बात भी की गई। ये हेल्थ प्रोग्राम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना की वजह से करीब हर उम्र के लोग मानसिक रूप से कमजोर हुए हैं, और ये बात बार बार कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग संस्थाओं के द्वारा कही गई। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है क्या, जिसका जिक्र बजट में किया गया और जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस प्रोग्राम के तहत मानसिक बीमारी से जूझ रहे सभी मरीजों को 7 दिन 24 घंटे मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 23 सेंटर्स खोले जाएंगे। इस प्रोग्राम में कहीं भी और कभी भी आपको फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट आदि से एक्सपर्ट से आप सीधा जुड़ पाएंगे और एक्सपर्ट से मेंटल हेल्थ काउंसलिंग पाने में आपको मदद मिलेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज नोडल सेंटर की तरह इसके लिए काम करेगा। आईआईटी बैंगलोर इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट देगा। जो 23 सेंटर बनाए जाएंगे उनके पास मेंटल हेल्थ केयर से जुड़े सारे संसाधन होंगे, और ये सेंटर्स राज्यों को भी ऐसे हेल्पलाइन स्थापित करने में मदद करेंगे ताकि अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो। लेकिन इस बारे में ये बहुत आम अवधारणा है, और जो कि गलत अवधारणा है, क्योंकि अक्सर लोग मानसिक बीमारी को गंभीर समस्या मानते नहीं। मानसिक बीमारी के लिए बात करने से लोग झिझकते हैं। लोगों के अंदर डर रहता है कि कहीं उनको कोई पागल ना समझ ले।
कोरोना के दौरान मानसिक बीमारी की समस्या और बड़ी है और इस मानसिक बीमारी की जो आंकड़े हैं वो और डराने वाले हैं। आपके लिए जानना वो भी जरूरी है और एक एक करके हम लोग बताते हैं कि हम लोग मानसिक बीमारी जिसको कि लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं या आमतौर पर मानसिक बीमारी के बारे में लोग बात करने से बचते हैं, लोग दूसरों को गंभीरता से नहीं लेते, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। भारत में 10.4% की वयस्क आबादी ऐसी है, यानी कि जो नौजवान है, वयस्क आबादी ऐसी है जो कि मानसिक बीमारियों से पीड़ित किसी ना किसी तरीके से मेंटल हेल्थ से जूझ रही है। अब ये जो 10.4% की जो मात्रा है, ये कहने को महज 10% हो सकता है, लेकिन लगभग 135 करोड़ वाले देश में आप ये मान के चलिए कि लगभग 13 से 14 करोड़ लोग ऐसे हैं, वयस्क लोग जो हैं, जो कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं। संस्था है यूनिसेफ। आप सभी लोगों ने यूनिसेफ के बारे में सुना भी होगा। यूनिसेफ क्या कहती है इसी मामले को लेकर, मानसिक बीमारी को लेकर? यूनिसेफ कहती है कि भारत में जो 15 से 24 साल के लोग हैं, 15 से 24 जो साल के लोग हैं, ये एज ग्रुप निर्धारित किया गया, इनमें 14% लोग ऐसे हैं, यानी कि 14% जो लोग हैं जो कि डिप्रेशन यानी अवसाद से ग्रस्त है। यह आंकड़ा और यह आंकड़ा, ये दोनों आंकड़े एक चेतावनी के तौर पर दी। एक सर्वे किया गया और 12 राज्यों में सर्वे किया गया। उसके मुताबिक 12 राज्यों में से 2.7% लोग ऐसे थे जो कि डिप्रेशन के शिकार थे। यानी 12 राज्यों में सर्वे किया गया, लगभग 3% लोग डिप्रेशन के शिकार। भारत की वयस्क आबादी में से 10.4% लोग मानसिक बीमारी के शिकार, कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहे हैं। और यूनिसेफ के मुताबिक 15 से 24 साल की आयु वर्ग के 14% लोग मानसिक अवसाद को झेल रहे हैं। ये आंकड़े ऐसे हैं जो कि आने वाले भविष्य की मानसिक हालत को दर्शाते हैं। और एक बहुत आम कहावत है कि अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका तन भी स्वस्थ रहेगा और आप बेहतर काम कर पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ इस बजट में मानसिक बीमारी को, मेंटल हेल्थ को तरजीह दी गई है। इससे जुड़े हुए कुछ और आंकड़े भी आपको हम दिखाते हैं। मानसिक बीमारी की वजह से नुकसान क्या होता है, ये अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ये बीमारी इतनी खतरनाक भी हो सकती है। ये एक करके आपको बताते हैं। अभी तक आपको सिर्फ आंकड़े बताए हमने, ये अभी तक सिर्फ आपको आंकड़े बताए हम लोगों ने कि आंकड़े क्या कहकर चलते हैं, लेकिन इस बीमारी से, मानसिक बीमारी से नुकसान कितना हो सकता है ये भी बताते हैं। एक रिपोर्ट है कि दुनिया में, पूरे विश्व में, दुनिया में हर 40 सेकंड में, 1 मिनट भी पूरा नहीं है, हर 40 सेकंड में एक मौत होती है मानसिक बीमारी की वजह से। दुनिया में 97 करोड़ बीमार लोग हैं जो कि मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। 97 करोड़ मानसिक बीमार हैं। इसके अलावा 9 से 15 साल के एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनमें से हर 5 में एक व्यक्ति बीमार है। 80% मानसिक बीमारी को इलाज नहीं मिल पाता है। 10 में से हर 5 मरीज ऐसे हैं जो कि समझ नहीं पाते कि वो मानसिक तौर पर बीमार हैं। और इसमें जो सोशल अवधारणा है, यानी कि जो सामाजिक अवधारणा है, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल रखती है, क्योंकि आपको समझना होगा ना सिर्फ बीमारी को, बल्कि जो व्यक्ति बीमार है आपको उसको भी समझना होगा। कोरोना काल में जो मानसिक रोगी हैं उनकी संख्या बढ़ी है। लेंसेट, जो कि एक बेहतरीन पत्रिका है, विश्व में अव्वल दर्जे की पत्रिका है जो कि हेल्थ के बारे में बात करती है, उसकी रिपोर्ट है। लेंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में डिप्रेशन के मरीज 28% बढ़े हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीज जो हैं वो 26% तक बढ़े हैं। कोरोना काल में भारत में मेंटल हेल्थ के केस 35% तक बढ़े हैं। पहले लॉकडाउन के बाद देश में मानसिक बीमारी के मामले जो हैं वो 20% तक बढ़ गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है वो कहता है कि उसका अनुमान है कि खराब मेंटल हेल्थ के चलते भारत को साल 2012 से साल 2030 के बीच में $1 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हो सकता है। ये इंपैक्ट है मेंटल हेल्थ का। ये इसलिए जरूरी है,
डॉक्टर्स के मुताबिक मानसिक बीमारी से जुड़े हर शख्स को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती और इसलिए फोन पर परामर्श करके आप उन लोगों को ठीक कर सकते हैं जिनके के लक्षण कम है। मानसिक बीमारी से परेशान मरीज मनोचिकित्सक की मदद लेते हैं। उसका आंकड़ा क्या है? जो स्वास्थ्य मंत्रालय का इस मामले में आंकड़ा है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय का आपको आंकड़ा बता देते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय मेंटल हेल्थ और उनके मरीजों को लेकर के क्या कहता है। स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि 2018 में, यानी महज 4 साल पहले की बात है ये, लेकिन 4 साल से अभी तक गैप भी आ चुका है। वो गैप क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बताएंगे आपको। 2018 में कहता है कि देश में 898 मनोचिकित्सक हैं, यानी ऐसे लोग जो कि इसकी चिकित्सक जो कि इसका इलाज कर सकते हैं, वो 898 लोग। लेकिन जरूरत कितनी है? सिर्फ 898, लेकिन जरूरत थी 20,250 डॉक्टर्स। ये जरूरत है। ये आंकड़े 2018 के हैं। 2022 में आते आते चूंकि जनसंख्या बढ़ी है, साथ ही साथ कोरोना के चलते जो केसेस है मेंटल हेल्थ के वो और बढ़े हैं, तो ये संख्या संभवतः और बढ़ गई होगी। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े 2018 के। इसके साथ साथ देश में 1500 मनोचिकित्सक नर्सेज हैं। 2018 की बात कर रहे हैं। 1500 मनोचिकित्सक नर्सेज हैं, लेकिन जरूरत कितनी थी 2018 में? जरूरत थी 3000 नर्सेज की, यानी कि नर्सिंग स्टाफ जो है वो आपके पास महज 50% था 2018 में। और ये तो आप संख्या मान के चलिए तकरीबन नगण्य है कि 20,250 आपको चाहिए थे, खाली 898 मनोचिकित्सक आपके पास। ऐसा नहीं कि मानसिक बीमारी से केवल आम लोग परेशान हैं। कई सेलिब्रिटीज भी ऐसी हैं जो कि मेंटल प्रॉब्लम झेल चुकी हैं। उनमें कौन कौन है? उनमें दीपिका पादुकोण का नाम सामने आता है, जो कि डिप्रेशन का शिकार रही और लड़ी उससे और ओवरकम किया। उसमें अनुष्का शर्मा का नाम सामने आता है, जिनको एंजाइटी की दिक्कत है। सुशांत सिंह राजपूत, सब लोग वाकिफ इनके नाम से, डिप्रेशन के शिकार थे। अभिषेक बच्चन डिसलेक्सिया के शिकार हुए। अमिताभ बच्चन डिप्रेशन का शिकार हुए। शाहरुख खान डिप्रेशन का शिकार हुए। हनी सिंह बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हुए। यानी इस बीमारी का आपके ओहदे से, आपके पद से, आपकी संपन्नता से लेना देना नहीं है। यह आपकी सिर्फ मानसिक स्थिति को दर्शाता है, आपकी मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। लेकिन इन सभी लोगों ने इस मानसिक बीमारी से लड़ाई लड़ी, उसे मात दी, और आज ये सभी सेलिब्रिटीज आम लोगों को मानसिक बीमारियों के प्रति आगाह भी कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी लक्षण दिखे तो सबसे पहले खुद को यह समझाइए कि आप बीमार हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण वाला कोई व्यक्ति दिखे तो आप खुद ये स्वीकार कीजिए कि वो पागल नहीं है, बल्कि वो बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है और वो ठीक हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो मानते ही नहीं कि मेंटल हेल्थ कोई मुद्दा भी है। उसके बाद टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत डॉक्टर्स को फोन कीजिए, खोलकर बात करिए कि दिमाग और दिल तंदुरुस्त रहता है, तभी शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। हेल्थ की क्लास के बाद पाठशाला में बात होगी अब इकोनॉमिक्स की क्लास की। आपने सुना होगा कि चुटकी में काम हो जाता है, समझते हैं ना? इसका मतलब होता है कि इधर आपने चुटकी बजाई और उधर झट से आपका काम हो गया। 5G की एंट्री के बाद आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपका एक टच या आपका एक क्लिक आपको इंटरनेट की सुपर फास्ट दुनिया में लेकर जाएगा, जहां 5G तकनीक से आपका मिनटों का काम सेकंडों में पूरा हो जाएगा। देश में अब इंटरनेट क्रांति आने वाली है। इंटरनेट पर बफरिंग अब आप भूल जाएंगे, वो बीते जमाने की बात हो चुकी है, क्योंकि अब देश में 5G आने वाला है। 1 फरवरी को आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया और इसी साल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी की जाएगी, जिसके बाद प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स 5G की सेवा शुरू कर सकें। 5G सर्विस को शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने 5G का ऐलान तो कर दिया, लेकिन 5G से क्या बदलाव आएगा यह आपको आगे बताएंगे। उससे पहले समझना चाहिए कि 5G है क्या, इससे आपके इंटरनेट एक्सपीरियंस में क्या बदलाव आने वाला है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। अगर आसान शब्दों में बात की जाए तो 5G यानी कि बेहद तेज इंटरनेट सुविधा। 5G से इंटरनेट का रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो जाएगा। आप कमांड देंगे तो 1 मिलीसेकंड में आपको रेस्पॉन्स मिलेगा।
4G में ये 50 से 100 मिली सेकेंड है रिस्पॉन्स टाइम जो है। उदाहरण के तौर पर 10 GB की फाइल 30 सेकेंड में डाउनलोड होगी। ये 4G से 100 गुना तेज हो जाएगा। 5G की बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्स टाइम को आप ऐसे समझिए कि जो ड्राइवरलेस गाड़ियां होती हैं वो इसी रिस्पॉन्स टाइम से चलती हैं। जितना कम रिस्पॉन्स टाइम उतना ड्राइवरलेस गाड़ियां बेहतर एक्यूरेसी से चलेंगी और हादसे होने का खतरा कम हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी काम कैसे करने वाली है। 5G तकनीक 3 बैंड्स पर काम करेगी, लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी। लो बैंड पर 100 Mbps की स्पीड मिलेगी और हाई बैंड की स्पीड 220 Gbps होने का दावा किया जा रहा है। सवाल यह कि अगर 3G और 4G की तुलना में 5G कितना तेज होने वाला है, यह तुलना आपको आंकड़ों के जरिए समझनी जरूरी है कि 3G 4G वर्सेस 5G, यह आंकड़ा क्या कहता है, यह समझना जरूरी है। मान लीजिए कि 2 घंटे की आपको HD फिल्म डाउनलोड करनी है। अगर 3G में आपको डाउनलोड करनी होती हो तो आपको लगता 20 घंटे का समय। यह वक्त आपको बता देगा कि 5G से आपको कितना फायदा होने वाला है। अगर 4G में आपको डाउनलोड करनी है, जो कि अभी लोग करते भी है इस्तेमाल उसका, उसके लिए आपको 5 से 7 मिनट का समय मिलता है। लेकिन वहीं जब 5G स्पेक्ट्रम शुरू हो जाएगा तो 5G में वो काम महज 4 सेकंड में हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी है जिस चीज को करने में आपको पहले 20 घंटे लगते थे, इंप्रोवाइज किया गया, वो काम 5 से 7 मिनट में होने लग गया। फिर इंप्रोवाइजेशन की बात की जा रही है और वो मात्र काम 4 सेकंड में आपका हो जाएगा। 5G सर्विस शुरू करने का खर्च भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना आपको 5G सर्विस मिल जाएगी। इसके लिए एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। पूरे देश में अगर 5G नेटवर्क बनाया जाएगा तो इसमें 1.3 लाख करोड़ से 2.3 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। अकेले मुंबई में 5G सर्विसेज देने के लिए 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा। दिल्ली में अगर सर्विस दी जाएगी तो 8700 करोड़ का खर्च आएगा। 5G सर्विस शुरू करने में केवल ज्यादा खर्च ही नहीं होगा, बल्कि और भी चुनौतियां हैं जिनको दूर किए बिना 5G का जो सपना है वो साकार नहीं होगा। वो चुनौतियां क्या हैं? 5G स्पेक्ट्रम जो है वो 30 से 300 गीगाहर्ट्ज पर काम करेगा। 330 से 300 गीगाहर्ट्ज की जो वेव है वो दूर नहीं जा पाती। आमतौर पर 3G 4G वेव जो है वो 30 किलोमीटर तक जा सकती थी। यानी एक वेव अगर एक टावर से फायर होती तो उसको अगला टावर 30 किलोमीटर पे चाहिएगा। यानी 30 किलोमीटर में आपको दूसरा टावर लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 5G के साथ क्या है कि इसकी जो स्केलिंग है, जो दूरी तय करेगी वेव, वो महज 300 मीटर तक होगी। यानी 5G को एक्टिव करने के लिए, ताकि सबको उसका समान लाभ मिल पाए, हर 300 मीटर पर आपको टावर लगाने होंगे। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर किसी 30 मंजिला बिल्डिंग को 5G सर्विस देनी है तो एक टावर बिल्डिंग के नीचे लगेगा और एक टावर आपको बिल्डिंग के ऊपर लगाना होगा। लेकिन पूरे विश्व में इसका क्या हाल है और देश में इसके क्या आंकड़े हैं, ये आपको एक एक करके समझाते चलते हैं हम कि 5G को लेकर के देश के आंकड़े क्या कहते हैं और 5G में जी क्या है, ये भी आपको पाठशाला की इसी कक्षा में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि देश में अभी 6.8 मोबाइल टावर है। वो देखिए, जबकि 4G में आपको 3G में हर 30 किलोमीटर में जरूरत पड़ती है, तब भी 6.8 मोबाइल टावर हैं देश के अंदर। अगर 5G लगाया जाता है तो साल 2024 तक 8 लाख से ज्यादा टावर लगाने होंगे आपको। और कब तक लगाने होंगे? साल 2024 तक। यह टारगेट है आपका अगर आप 5G को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। 5G शुरू होने से कई बदलाव आने जा रहे हैं। 5G का असर हर सेक्टर में होगा, जाहिर तौर पर हर सेक्टर उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन 5G से इकोनॉमी पर होने वाले असर की अगर बात की जाए तो 5G के चलते इकोनॉमी में, ये तो बात हुई कि क्या क्या चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 5G से असर क्या पड़ेगा, यानी कि पैसे का बात क्या, पैसे की लेन देन में बात क्या होने वाली है। 2040 तक इकोनॉमी में जो आप लैंडमार्क मान के चलिए, साल 2040 को क्योंकि नई टेक्नोलॉजी अगर आती है तो उसका फल क्या आने वाला है, उसके लिए आपको कुछ इंतजार जरूर करना पड़ता है। इकोनॉमी में 33 लाख करोड़ का योगदान 5G देने वाला है।
ये आप संख्या देख जरा सोचिएगा। अभी जो खर्चा आया था, खर्चा आपको हमने बताया था, लेकिन उससे कमाई कितनी होगी ये आप देखिए। 5G से अगर सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर की बात की जाए, अगर इसमें टेलीकॉम सेक्टर की बात की जाए तो 20% लगभग इसमें नई जॉब्स आएंगी, यानी कि नौकरियां नहीं आने वाली। 2026 तक भारत में जो 5G के यूजर होंगे, एक आंकड़ा कहता है कि वो 35 करोड़ यूजर हो जाएंगे। इसके अलावा और किन किन सेक्टर्स पे 5G का पॉजिटिव असर होगा ये भी आपको दिखाते हैं। उसमें आप देखकर चलिए कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें 5G का असर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जो प्रयोग है वो बढ़ेगा। हर तरह के डेटा का विश्लेषण बहुत आसानी से हो पाएगा और प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी कंट्रोल है उसकी सटीक जांच हो पाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए खतरनाक काम रोबोट्स कर सकेंगे आसानी से। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, हाई पावर सेंसर काम कर सकेंगे। ट्रैफिक पैटर्न डेटा से ट्रैफिक आसान होगा। एयर क्वालिटी और एनर्जी उपयोग की मॉनिटरिंग आराम से हो पाएगी। यानी हर तरह के ऑपरेशंस 5G के आने के बाद आसानी से मैनेज हो पाएंगे। खेती की बात कर लेते हैं। खेतों में हाई स्पीड डिवाइस लग सकेंगे। खाद, गर्मी, कीटों की जानकारी मिल सकेगी। डे टू डे डेटा कलेक्ट किया जाएगा कि कहां कितने मजदूर चाहिए, ये तय किया जा सकेगा। तकनीक के प्रयोग से उपज बढ़ेगी और इससे खेती की लागत भी कम होने की संभावनाएं रहती। 5G सर्विस शुरू होने के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं। अस्पतालों में एडमिट होने और सर्जरी का पूरा प्रोसेस बदलने की संभावनाएं। हेल्थ केयर रिमोट डायग्नोसिस का चलन बढ़ेगा। हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस लगाई जा सकेंगी और इससे हेल्थ डेटा विशेषज्ञों तक आसानी से पहुंच सकेगा। गंभीर बीमारियों का पता जल्द लग सकेगा। टेलीमेडिसिन का प्रभाव बढ़ेगा। टेलीफोन के जरिए सर्जरी संभव हो पाएगी क्योंकि रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो जाएगा। 5G के चलते हवाई उड़ानों पर असर पड़ने की समस्या खासतौर पर अमेरिका में देखने को मिली। क्या भारत में भी ऐसा होगा? इस पर IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा वो दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसी समस्या नहीं होगी क्योंकि 5G की फ्रीक्वेंसी और फ्लाइट के ऑल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से काफी दूर रहने वाली है। अमेरिका में समस्या खासतौर पर पुराने विमानों में देखी गई थी जहां 5G की फ्रीक्वेंसी और ऑल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी काफी पास थी। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर यह कि टीम इंडिया के 8 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले 8 खिलाड़ियों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिन खिलाड़ियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन है, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम शामिल है। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम का स्टाफ क्वारंटीन हो चुका है। हालांकि अभी भी कई खिलाड़ियों की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन ये बड़ी खबर है। शिखर धवन, ऋतुराज की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। वेस्टइंडीज सीरीज पर संकट के बादल मंडरा चुके हैं। टीम इंडिया का अगला रिस्पांस क्या होगा? स्ट्रेटेजी क्या बदली जाएगी? नए प्लेयर्स क्या नए प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो कि संभावनाओं की गर्त में फिलहाल है। लेकिन ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हम कि टीम इंडिया के 8 खिलाड़ी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में हिस्सा लेना है। सीरीज से पहले ये 8 खिलाड़ियों की कोविड रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुकी है। जिन खिलाड़ियों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उनमें 2 अहम नाम हैं। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज सीरीज से पहले कोविड रिपोर्ट जो आई है, पॉजिटिव जो रिपोर्ट आई है, उनमें 2 अहम नाम हैं। एक नाम ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन का है, जबकि दूसरा नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का। कुल 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो तमाम नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन एक और अहम जानकारी वो ये कि स्टाफ तो क्वारंटीन हो चुका है, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे हैं अभी जिनके रिपोर्ट आना फिलहाल बचती है। अब इसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं? टीम इंडिया को क्या नई स्ट्रैटेजी के साथ आना होगा? क्या अलग टीम का चयन होगा? क्या कई चेहरे बदले जाएंगे या फिर कैसे इस चीज से ओवरकम किया जाएगा? और जो खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव आए हैं उनकी तबियत, उनके हालात कैसे बने हुए हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो कि जिनके जवाब जानना बहुत जरूरी है, जिनके जवाब जल्द सामने आना चाहिए। लेकिन ये 3 आंकड़े आप समझ लिए फिलहाल के वक्त में कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जो सीरीज होने वाली थी उस पर खतरे के बादल मंडरा चुके हैं। 8 खिलाड़ी इस वक्त कोविड पॉजिटिव है। जो बाकी स्टाफ है वो क्वारंटीन हो चुका है। शिखर धवन, ऋतुराज दोनों पॉजिटिव हैं। मेरे से कि वैभव बोला इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वैभव, 8 खिलाड़ी हैं जिनमें शिखर धवन, ऋतुराज भी शामिल हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हैं। अब आगे क्या? देखिए आनंद, आपको बता दूं कि इस वेस्टइंडीज के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज की टीम थी, 18 खिलाड़ियों की
टीम चुनी गई थी, जिसमें से अब खबर जो सामने निकल कर आ रही है वो ये कि कुछ खिलाड़ी पॉजिटिव हैं, जिसमें 4 से 5 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं, और उसके अलावा जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो कोचिंग स्टाफ होता है, उसके भी कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, टोटल कितने खिलाड़ी हैं, टोटल कितने स्टाफ के मेंबर्स हैं, ये बीसीसीआई का जब प्रेस रिलीज आएगा तब पता लगेगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, जो दोनों ही हम एकदम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओपनिंग करेंगे जी, वो दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एक बड़ा संकट के बादल आ गए हैं इंडियन टीम पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज से ठीक पहले। एकदम बड़ी मतलब अगर मैं बात करूं सिचुएशन में जी 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 हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया वैभव आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और पाठशाला में बात होगी इकोनॉमिक्स की क्लास की। जब से बजट में डिजिटल करेंसी का ऐलान हुआ, डिजिटल एसेट्स पर टैक्स की बात की गई, तब से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों के मन में कई सवाल हैं। ऐसे निवेशक जो क्रिप्टो में निवेश करने से अब तक हिचक रहे हैं, उनके मन में भी सवाल है। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट अनुष भसीन। बहुत स्वागत अनुष आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मुझे समझाइए कि बजट में जो डिजिटल करेंसी के बारे में बात की, उससे एक आम यूजर जो है, जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता था या जो लोग अब तक हिचक भी रहे थे, वो क्या समझें? ये काफी टाइम से वेट हो रही है कि कभी गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन लेके आएगी, कुछ क्लैरिटी देगी कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है, इलीगल है, या गवर्नमेंट का क्या पोजीशन है इस पे। तो अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरी जो रेगुलेशन है, जो फ्रेमवर्क बनाना है क्रिप्टो करेंसी का, उस पे अभी भी डिस्कस कर रही है, डिबेट कर रही है। बट टैक्सेशन एक चीज है जो बहुत क्लियर थी पहले भी कि इस पे टैक्स लगना है, पर क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे लगेगा, कैसे इसको रिपोर्ट करेंगे, क्या स्लैब रेट लगेगा उस पे। तो गवर्नमेंट ने अब ये बहुत क्लियरली बोल दिया है कि आपका जो भी प्रॉफिट, जो भी मुनाफा होता है क्रिप्टो करेंसी पे, जब आप खरीदते हो और उसके कुछ टाइम आप जब बेचते हो, उस पे आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बोला है कि हम इसको एज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट कंसिडर करेंगे, और आप इसमें इन्वेस्ट जो भी कर रहा है उसको हर साल पे टैक्स देना पड़ेगा 30%। अनुष, मैं छोटे छोटे 2 सवाल आपसे और जानना चाहूंगा। वहां पर डिजिटल करेंसी की बात की गई थी, तो क्या डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो को एक ही यूनिट माना जाएगा? और दूसरा ये कि क्या इसको लीगलाइज करने की तरफ एक कदम बढ़ाया जा रहा है? तो जो आपका पहला क्वेश्चन है करेंसी का, वो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बोला है कि करेंसी सिर्फ एक है, वो है इंडियन रुपी। वो ही चलेगा एज लीगल टेंडर इंडिया में, और गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इसी रुपी को वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लेके आए, जिससे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, ट्रांजैक्शंस तेज होंगी, खर्चा कम होगा गवर्नमेंट का। वो डिजिटल करेंसी एकदम सेपरेट चीज है, उसके बारे में टैक्सेशन का कोई रेलेवेंस नहीं है। जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, जो कि बिटकॉइन, इथेरियम और भी बहुत तरीके के एसेट्स हैं या टोकन्स हैं, उसके ऊपर टैक्स रिजीम नया अनाउंस किया गया है। तो जो डिजिटल करेंसी है वो आईएनआर ही रहेगा, और वही चीज हम यूज कर सकते हैं पेमेंट्स के लिए, सैलरी के लिए और इन सब चीजों के लिए। जो डिजिटल एसेट है जैसे कि बिटकॉइन, उस पर 30% टैक्स लगेगा। इस टैक्सेशन के बाद लोगों के जहन में सवाल ये भी कि क्या अब बाकी जो लोग हैं जो डरते थे अब तक इन्वेस्ट करने में क्रिप्टो में, क्या उनका रुझान बढ़ेगा? थोड़ा बहुत तो कंफर्ट लेवल बढ़ेगा ही, क्योंकि अब कम से कम एक लॉ है जिसमें अलग से एक सेक्शन है वर्चुअल डिजिटल एसेट पे। अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर नहीं है जहां पे वो कभी भी बोलते हैं कि डिजिटल एसेट्स की ये ट्रीटमेंट है, आप इसमें घुस सकते हो या नहीं घुस सकते। मुझे अभी भी लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ टाइम चाहिए पूरा फ्रेमवर्क बनाने में, सारी रेगुलेशन बनाने में। हो सकता है कि जो अब नेक्स्ट सेशन होगा पार्लियामेंट में उसमें इंट्रोड्यूस हो, पर तब तक जो टैक्सेशन लॉ आया है वो थोड़ी सी लेजिटिमेसी ग्रांट करता है इस एसेट क्लास को। तो यानी माना जाए कि क्रिप्टो को लेकर के अब लीगल सैंक्टिटी देने की तैयारी, उसी का रोड मैप शुरू हो चुका है। होप तो यही है, क्योंकि बाकी सारे रेगुलेटर्स भी अलग अलग कंट्रीज में इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बैन करने की पहले पोजीशन थी वो बहुत ही डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करने को, क्योंकि आप जैसी ऐसी चीज को बैन करते हो ये सारा अंडरग्राउंड चले जाएगा, ये इकोनॉमी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसको रेगुलेट करके इसकी विजिबिलिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लग तो यही रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसको रेगुलेट करने के ही थॉट्स पे है। अगर आप दर्शकों को आसान भाषा में अनुष समझा पाएं कि रेगुलेट करने से फायदा क्या होगा, और अगर रेगुलेट ना किया जाता तो अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान होता? ये डिजिटल एसेट्स ऐसी एक चीज है जिससे मैं किसी भी और यूजर को
दुनिया में किसी भी जगह में वैल्यू भेज सकता हूं। अगर मेरे को 100 रुपए की वैल्यू भेजनी है तो मैं बहुत आसानी से सिर्फ इंटरनेट से भेज सकता हूं। जी। अब अगर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, उनके पास विजिबिलिटी होगी कि कौन सा यूजर कहां पे अपनी वैल्यू भेज रहा है, एंड अगर कोई इनकम बन रही है इस पे तो उसकी भी पूरी विजिबिलिटी होगी। अगर इसको एक तरीके से क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, कोई भी नहीं रिपोर्ट करेगा, पर उस टाइम पे भी बहुत लोग इस डिजिटल एसेट को एक्सेस कर सकते हैं और तो भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्रिमिनलाइज तो कर देगी, पर इस बैन को इन्फोर्स नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सिर्फ इंटरनेट पे चलता है। जैसे आप 5G की बात कर रहे थे, इंटरनेट बहुत आगे बढ़ रहा है। इंटरनेट को बंद करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल रहेगा, और जब तक इंटरनेट नहीं बंद होगा, डिजिटल एसेट्स भी चलते रहेंगे। जी, लेकिन क्या क्रिप्टो में निवेश करना मौजूदा वक्त में सेफ है, और क्या इस रेगुलेशन का टैक्स उस पर इंप्लीमेंट कर देना क्या उसको सुरक्षित बनाता है? जो टैक्स लॉ है वो क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित नहीं बनाता। वो सिर्फ ये कह रहा है कि अगर आपकी इनकम, अगर आप पैसे बना रहे हो तो आपको उस पर टैक्स देना है। हालांकि सेफ्टी उस आपको एलिमेंट से सोचनी पड़ेगी कि नंबर 1, आप ऐसे एसेट में इन्वेस्ट कीजिए जिसकी आपने रिसर्च करी हुई है। नंबर 2, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कीजिए जिसके बारे में पब्लिकली बहुत इंफॉर्मेशन है, जिसकी मैनेजमेंट, जिसकी लीडरशिप आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जिसके बारे में रिव्यूज ठीक है। नंबर 3, आप INR से इन्वेस्ट कीजिए और आप इंडियन प्लेटफॉर्म्स को पे फोकस करिए। बस इन 3 चीजों को अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट मोर और लेस सेफ होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुष पसीन आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो पाठशाला में ये तमाम कक्षाएं आपको बताई गई और एक एक चीज करके आपको बताएगा कि राजनीति से लेकर के आपके स्वास्थ्य और आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। पाठशाला में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।